नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है डिजिटल प्लेटफॉर्म आकांक्षा डीआर में। इस वैदिक खास सेगमेंट में हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की, साथ ही साथ करते हैं उनका एनालिसिस, जो न केवल यूपीएससी और स्टेट पीएससी एग्जाम के लिए आवश्यक हैं, बल्कि अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो रेलवे के हों, एसएससी के हों, या फिर वो किसी भी स्टेट टीचिंग एग्जाम हो, साथ ही साथ जो भी कितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, उनके करंट अफेयर से संबंधित विषयों को न केवल हम कवर करते हैं, बल्कि समझाने की कोशिश करते हैं कि उनके साथ और भी टॉपिक कैसे लिंक्ड हैं, या अन्य जो जो सिलेबस है वो कैसे लिंक होगा, कैसे सब्जेक्ट लिंक होंगे, और क्वेश्चन अगर घुमा फिरा के भी आए तो आप उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस बेहद ही खास सेगमेंट को अब हम शुरू करेंगे। लगातार आपको इसको मॉर्निंग में आपके टी के साथ आपको परोसा जाएगा इन करंट अफेयर्स को। तो अपने स्टार्ट मॉर्निंग आप करंट अफेयर्स के साथ करिए और पूरे दिन उसको आप रिवाइज करिए, तो आपके आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको सहायक होगा। तो इसी की तरह के और नोटिफिकेशन और वीडियो को पाने के लिए आप जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे। इसको जुड़ने के लिए आपको सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, आपको कमेंट करना होगा, अपने दोस्तों को उससे बांटने के लिए इसको शेयर करना होगा, और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो मेरे द्वारा अपलोड किए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आपने बेल आइकन प्रेस कर लिया होगा, और आप मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियोज के सारे नोटिफिकेशन तब वहां आसानी से पा सकते हैं। यदि हमें चैनल पे पुराने हैं तो आप इससे जुड़े रहिए और इसका ग्रोथ को, इस प्लेटफॉर्म को और बढ़ाने के लिए हेल्प करिए, और लोगों से कहिए उसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि फ्री में सबको करंट अफेयर की नॉलेज मिल सके। क्योंकि इसमें करंट अफेयर न केवल आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सहायता करेगा, बल्कि आपकी आम दैनिक जीवन की समझ को भी विकसित करेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को। सबसे पहले करेंगे उनके मैं प्रमुख कौन से करंट अफेयर हैं आज के दिन के, और फिर देखेंगे उनका एनालिसिस। तो आपने जो वॉलपेपर देख रहे हैं इसमें ये पेपर लगा हुआ है, ये अब जो आधुनिक स्टेबल कॉइन्स हैं उनकी जो डिफरेंट टाइप के उनके नाम है, अलग अलग, उनकी यहाँ पे चर्चा की गई है। और क्योंकि आने वाले समय में क्रिप्टो करेंसी में स्टेबल कॉइन्स का आना लगभग लाजमी है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले करंट अफेयर के बारे में। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के क्रियान्वयन के लिए जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख, जो कि दोनों ही आपको पता होना चाहिए, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख क्या है, यूटीज हैं, ये केंद्र शासित प्रदेश हैं, के अधिकारियों और अन्य हितधारकों के बीच बैठक का आयोजन किया है। इसके लॉन्च के एक साल बाद केंद्र सरकार के कृषि अवसंरचना कोष ने ग्रामीण स्तर की ऋण प्रणाली की जीवन रेखा, प्राथमिक कृषि सहकारिता समितियां हैं, पीएसीएस हैं, को मजबूत के लिए बढ़ावा दिया गया है। डीआरडीओ ने एरो इंजन के लिए क्रिटिकल नियर आइसोथर्मल फॉर्गिंग टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है। स्थानीय लोगों और अधिकृत क्षेत्र के राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने पुष्टि की है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन में पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान में क्या किया जा रहा है, यूरेनियम संवर्धन के दायरे का फायदा उठाया जा रहा है। वहां पे इनको क्या किया जा रहा है, इसका यूज किया जा रहा है। यूरेनियम जो एनरिचमेंट प्रोग्राम है वो यहाँ पे चलाए जा रहे हैं गिलगित और बाल्टिस्तान में, पाकिस्तान के द्वारा। नासा के पार्कर सोलर प्रोब मिशन के डेटा का उपयोग करने वाले वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष धूल के बड़े बादलों की आंतरिक संरचना और उसके व्यवहार की अब तक की सबसे पूरी तस्वीर को इकट्ठा किया है, जिसे राशि चक्र बादल या फिर ज्योटिकल क्लाउड के रूप में जाना जाता है, जो पूरे सौरमंडल में घूमते रहते हैं। इसके अलावा आज हम बात करेंगे G33 के बारे में, यहाँ जी से लिंक होता है ग्रुप के बारे में, ग्रुप 33 के बारे में, हमबोल्ट पेंगुइन के बारे में, स्थिर मुद्रा या फिर स्टेबल करेंसी के बारे में बात करेंगे, दिल्ली और मुंबई के बीच बनने वाले दुनिया के सबसे लंबे एक्सप्रेस वे के बारे में बात करेंगे, देखते हैं उसमें क्या खासियत है। साथ ही साथ आज हम बात करेंगे जनरल शेरमैन के बारे में, देखते हैं कि आखिर जनरल शेरमैन है कौन, क्या है चीज। तो सबसे पहले उन टॉपिक्स को देखेंगे जिनका यूपीएससी और खासकर स्टेट पीएससी में, जो खासकर यूपी की बात की जाए, उसके जीएस पेपर 2 से लिंक टॉपिक हैं। तो आइए बात करते हैं नेशनल ट्रस्ट एक्ट के बारे में। तो अगर देखा जाए किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, तो विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार की नीतियां और उसके हस्तक्षेप, साथ ही साथ जो नीतियां बनाएंगी उनका डिजाइन कैसा है, उनका क्रियान्वयन कैसा किया जा रहा है, साथ साथ इन नीतियों से कौन से मुद्दे उत्पन्न हो रहे हैं, इससे संबंधित जब भी कोई प्रश्न आएगा तब आपको यहाँ से टॉपिक लिया आ सकता है। तो आइए बात करते हैं नेशनल ट्रस्ट एक्ट के बारे में। इसका आप लोगो देख लीजिए, समर्थ, सशक्त और संगठित इसका लोगो है। बैकग्राउंड की बात की जाए तो जो नेशनल ट्रस्ट एक्ट है, यह अधिनियम ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉलिसी, मानसिक मंदता और बहुविकलांगता वाले लोगों के कल्याण को देखता है। इस अधिनियम में राष्ट्रीय न्यास की स्थापना का भी प्रावधान किया गया था, जिसकी बात करते हैं। तो ये बात देखते हैं राष्ट्रीय न्यास के बारे में। अगर बात की जाए तो नेशनल ट्रस्ट है, जो कि उसके बारे में बात करें तो इसको क्या है, इसको सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार का वैधानिक निकाय है। तो क्वेश्चन कभी कभी आता है कि राष्ट्रीय न्यास किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंदर करता है काम। इसकी स्थापना का उद्देश्य ये क्या किया गया था, इसमें ऑटिज्म से प्रभावित लोग हैं, सेरेब्रल पॉलिसी से प्रभावित जो लोग हैं, जिनके मानसिक रूप से थोड़ी उनकी मंद बुद्धि है, या फिर एकाधिक उनके एक से अधिक विकलांगता उनके अंदर पाई जाती है, ऐसे व्यक्तियों के कल्याण करने के लिए इस राष्ट्रीय ट्रस्ट का निर्माण इस अधिनियम के द्वारा किया गया है।
अगर हम बात करें तो ये बेसिकली काम क्या करता है, इनके दो मेन कर्तव्य क्या है। एक तो ये कानूनी रूप से देखता है उन लोगों को और उनके कल्याण के बारे में बात करता है। तो मेन फोकस ये लॉ के बारे, उनके रूल्स के बारे को देखता है और साथ ही साथ उनके कल्याण की बात करता है। तो देखें इस नेशनल ट्रस्ट का उद्देश्य क्या है, तो ये विकलांग व्यक्तियों को जहां तक हो सके, जितनी संभावना बनती है, उनके स्वतंत्र और अपने जिस समुदाय के अंदर वो रह रहे हैं उनके भीतर वो लोगों के बीच में वो सक्षम रूप से सही से रह सकें, और साथ ही साथ क्या हो सके, और वो उनकी एम्पावरमेंट हो सके, वो सशक्ति रूप से ना रह सकें बल्कि रहने में सक्षम भी हो। एक तो इसको देखता है। साथ ही साथ वहां पर जो भी लोगों को अवसर मिल रहे हैं वैसे समान अवसर इनको भी प्राप्त हो सके, इनके अधिकारों की सुरक्षा हो सके, और जितने भी दिव्यांग व्यक्ति हैं उनकी समाज में या फिर किसी भी जॉब में कहीं भी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित हो सके अवसरों की, ऐसे इसमें सुनिश्चितता की जाती है। इसके अलावा जो आवश्यकता अनुसार सेवाएं होती हैं उनको प्रदान करने के लिए ये रजिस्टर्ड संगठनों को सहायता प्रदान करते हैं। साथ ही साथ विकलांग व्यक्तियों के लिए जो भी इनके पेरेंट्स हैं, गार्डियंस हैं या फिर न्याय जो ट्रस्टीज हैं, उनकी नियुक्ति के लिए ये प्रक्रिया विकसित करते हैं, उनको बताते हैं कैसे ये प्रक्रिया बनाई जाए। अगर देखें इसके तहत जो नेशनल ट्रस्ट एजेंसी है, इसके तहत मुख्यतः क्या किया जाता है, 4 तरह की विकलांगता को शामिल किया जाता है और उनके ऐसे ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए कार्य करता है। तो सबसे पहली विकलांगता कैसी होती है, आत्म केंद्रित। आत्म केंद्रित मतलब आपने बहुत से बच्चे देखे होंगे। ये विकलांगता नहीं, बल्कि विकार इस टाइप का है कि इसमें क्या होता है कि ज्यादातर लोग बच्चे क्या होते हैं, सिर्फ अपने में ही डूबे रहते हैं। उन्हें बाहरी दुनिया और डर लगता है, सोसाइटी में मिलने से वो डरते हैं, मिलना नहीं चाहते, बस अकेले में रहना पसंद करते हैं। एक वो। दूसरा क्या है, जिनको क्या हुआ है, पैरालाइज हुआ है, खासकर कहाँ पे हुआ है, माइंड के अंदर पैरालाइज हुआ। आप देखा होगा कि वो थोड़ा सा, आपने ऐसे लोगों को देखा, मैंने फिक्र जानबूझ के नहीं डाले हैं, किसी के बारे में डरना सही नहीं रहता उसमें। जैसे हम देखा होगा जो क्या करते हैं कि उनकी बनावट कदकाठी ऐसी होती है कि आपको देखेगा कि कहीं पे मतलब कि वो हैंडीकैप है, हाथ पैरों से उनको विकलांगता है, या फिर क्या मानसिक रूप से वो क्या है, थोड़े विकलांग है। साथ ही साथ कई बार आपने देखा होगा कि वो उनको न केवल हैंडीकैप्ड है बल्कि वो ब्लाइंड भी होते हैं, बहरे भी होते हैं, तो उनके एक से अधिक मल्टीपल डिसऑर्डर होते हैं। इसकी भी देखभाल करता है। आइए देखते हैं उन टॉपिक्स के बारे में जिसका लिंक जीएस पेपर 3 से है। तो अभी एग्री फार्मा फंड प्राथमिक कृषि सहायता समितियों को कैसे मजबूत कर रहा है, इसके बारे में इस टॉपिक में देखा जाएगा। तो अगर देखें तो ये लगभग वही कृषि संबंधित जितने मुद्दे हैं उनको ही कवर करता है। अगर डिटेल में देखें कौन कौन से क्वेश्चन किन क्षेत्रों से आए हैं, तो इसमें शामिल होगा, जिसको एग्री फंड प्राथमिक क्षेत्र इनसे देखा जा रहा है। इसमें किसने कैसे जो जो सहकारी समितियां उनको मजबूत किया है। तो ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी, न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित मुद्दे, पीडीएस का उद्देश्य, कार्यप्रणाली, उसकी सीमाएं, बफर स्टॉक, खास सुरक्षा से मुद्दे, टेक्नोलॉजिकल मिशन, पशुपालन का आसपास जो भी है उसमें संबंधित मुद्दे, इकोनॉमी में ही आता है। तो हुआ क्या है, पिछले महीने राज्यसभा को उपलब्ध कराए गए कुछ आंकड़े दिए गए थे। ये आंकड़े दिए थे कृषि मंत्रालय ने, और उन्होंने ये बोला था, इनसे ये पता, जितने भी एग्रीकल्चर सहकारिता समितियां हैं, उन्होंने जो कमेटी में है, उन्होंने क्या किया है, जो इसके अंतर्गत एग्री इंफ्रा फंड है, जो आईएफ यानी कि एग्री इंफ्रा फंड है, इसके तहत उन्होंने क्या बोला था, लगभग 4,503 रुपए की लागत से कुल 6,524 परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है। ये रुपए जो 4,503 करोड़ों में है। इसके अलावा इसकी लागत के जो 76% है, लगभग 4,993 परियोजनाएं हैं, वो पैक्स को दे दी गई है। इसके मतलब ये हुआ कि योजना के तहत लगभग 65% राशि पैक्स परियोजनाओं में दी गई है। उसमें ये क्या एग्री इंफ्रा फंड की इसमें बात की गई है। तो जो नए रिसर्च आयोग में क्या पता चलता है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि अवसंरचना जो कोष है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड है, उसके तहत वित्त पोषण सुविधा की केंद्रीय क्षेत्रीय योजनाओं में विभिन्न संशोधनों को मंजूरी दी है। तो आइए देखते हैं कृषि अवसंरचना कोष अर्थात एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, अगर इसके बारे में बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि अवसंरचना कोष का शुभारंभ किया है। ये कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत काम करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इसमें क्या बात कही गई है, इसमें क्या बोला है, जब भी आप कोई फसल किसान काट लेता है तो फसल काटने के बाद उनको प्रबंधित करने के लिए और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए इसमें ऋण के वित्त पोषण की सुविधा प्रदान की गई है। इसमें एफपीओ, एसएचजी यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप, पीएससीएस, स्टार्टअप्स, कृषि उद्यमियों, अन्य कृषि प्रसंस्करणों आधारित गतिविधियों के लिए लगभग 1 लाख करोड़ के ऋण देने की बात कही गई है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें टोटल क्या है, 2 करोड़ रुपए तक का प्रति वर्ष 3% वार्षिक ब्याज की दर से आप 7 वर्ष तक के लिए लोन ले सकते हैं। साथ ही साथ इसमें पुनर्भुगतान के लिए ऋण स्थगन कम से कम 6 महीने और अधिकतम 2 वर्ष के लिए किया गया है। और इसमें योजना को वित्त वर्ष अगस्त 2020 से लागू की जाएगी। ये पहले लागू कर दिया गया है। कृषि अवसंरचना कोष एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इसमें जो कौन कौन से अब जो लाभार्थी हैं, वो कौन कौन से लोग पात्र होंगे, इसमें मूल रूप से जो पात्र हैं वो है, इसमें किसान है, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं,
ज्वाइंट देता समूह है, बहुउद्देशीय सरकारी समितियां हैं, कृषि उद्यमी हैं, स्टार्टअप हैं और केंद्रीय अथवा राज्य एजेंसियां या फिर स्थानीय निकाय जो कि प्रायोजित पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना इसमें कार्य करते हैं एग्रीकल्चर में, उसको इसमें लाभ मिलने की बात को कहा गया है। आइए बात करते हैं आइसोथर्मल फॉगिंग टेक्नोलॉजी के बारे में। तो इसको डीआरडीओ ने एरो इंजन है, यानी जो हवा में उड़ने वाले इंजन है, उनके लिए क्रिटिकल नियर आइसोथर्मल फॉगिंग टेक्नोलॉजी विकसित की है। आइए देखते हैं कि आइसोथर्मल फॉगिंग टेक्नोलॉजी होती क्या है, ये क्या होता है। एक ये भी आपको साइंस या टेक्नोलॉजी से संबंधित जब टॉपिक आएगा वहां पे ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसने विकसित किया है या फिर इसको क्या कार्य है, कैसे कार्य करता है। तो ये क्लोज डाई प्रक्रिया है। डाई मतलब क्या होता है, छापना होता है या फिर क्या होता है जैसे किसी को उस पर शेप देना होता है, जिसमें डाई और वर्क पीस को एक ही तापमान पर गर्म किया जाता है ताकि वर्क पीस में तापमान के नुकसान के बिना गठन हो सके, यानी वर्क पीस में टेम्परेचर बन रहा है उससे डाई का भी काम चल सके। तो डीआरडीओ डेवलप्स क्रिटिकल आइसोथर्मल फॉगिंग टेक्नोलॉजी की इसमें बात की गई है। तो अगर इसमें इसी को देखें, इसमें होता क्या है, जो एरो इंजन जो बनाए जाते हैं, ये एरो इंजन है, इसमें क्या होता है, जो ये डाई लगी है ये आप देखिए, इनको भी क्या किया जाता है, इनको इन डाइयों को इसमें बीच में लगाकर इसके जो टेम्परेचर का यूज करके टाइटेनियम एलॉय एचपीसी डिस्क का निर्माण किया जाता है। और इसमें बात की जाए इससे फायदा क्या होता है, ये हाई डेंसिटी वाले हल्के मिश्र धातुओं में जेट इंजन व अन्य एरोस्पेस घटकों से इंजीनियरिंग भागों को बनाने के लिए एक आपको रोचक प्रक्रिया है, इसमें ज़्यादा इसको पसंद किया जाता है। इस प्रोसेस में होता क्या है कि वर्क पीस को क्या करते हैं, धीमी गति से और गर्म डाई के लगभग बराबर तापमान पर आकार देने के लिए बनाया जाता है। इसमें जो आकार दिए जाते हैं इसको, तो इसको धीरे धीरे करके और उसे सेम टेम्परेचर इसको बनाया जाता है। लंबे फोर्जिंग समय तक क्या होता है, डाई द्वारा किए गए बलों के साथ न्यूनतम पूरक मशीन की आवश्यकता वाले लगभग उपयोग के लिए तैयार घटक बनाने में से मदद मिलती है कि आप धीरे धीरे कम उपयोगी संसाधनों को लगाकर आप इसका निर्माण कर सकते हैं। और इसके महत्व की बात की जाए तो एरो इंजन जो टेक्नोलॉजी है उसमें आत्मनिर्भरता स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है कि अगर हम इसमें डाई वगैरह इसमें बना सकते हैं तो विदेशों से हमें आयात नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा इस विकास के साथ भारत ऐसे महत्वपूर्ण एरो इंजन घटकों की निर्माण क्षमता रखने के लिए अब ये सक्षम हो जाएगा, जो कि वैश्विक इंजन डेवलपर्स की जो लीग है उसमें बहुत ही कम लोग देश शामिल हैं, उसमें हम भी सीमित देशों की सूची में शामिल होंगे और हम अपनी टेक्नोलॉजी का वहां प्रदर्शन कर सकेंगे। इसको हम एक्सपोर्ट करके हम क्या करेंगे, विदेशों से धन प्राप्त करके अपनी इकोनॉमी को मजबूत कर सकते हैं। गिलगित बाल्टिस्तान में यूरेनियम संवर्धन के दायरे का दोहन पाकिस्तान कर रहा है, ऐसा वहां के जो राजनीतिक लोकल राजनेता है और स्थानीय लोगों का कहना है। अगर देखें टॉपिक आंतरिक सुरक्षा की समझ चुनौतियां पैदा करने के लिए बाहरी राज्य और गैर राज्य अभिनेताओं की भूमिका होती है, नॉन स्टेट एक्टर जो होते हैं उनके बारे में से बात की गई। तो आइए देखते हैं कि बात कहाँ चल रही है। आप देखिए पाकिस्तान का मैप है इस तरीका, इसका जो ऊपरी रेड कलर देख रहे हैं ये है गिलगित बाल्टिस्तान। इसके अंदर आप देखिए यहाँ पे ये जो आप देखिए भारत का नक्शा है, जो इधर आप देख रहे हैं ये वाला, इसमें कब्जा कौन किए हुए, यहाँ पे पाकिस्तान कब्जा किए, पीओके है। तो पाकिस्तान कंट्रोल जो गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र है इसमें यूरेनियम के इनरिचमेंट का काम चल रहा है। तो इसमें भारत की चिंता क्या है, इससे पहले भी खबरें आ चुकी हैं कि पाकिस्तान ने जो चीनी खनन कंपनियों हैं उनको गिलगित बाल्टिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों को लूटने की खुली छूट दे दी है, जबकि वो हमारा हिस्सा है, हम उसका स्वामित्व रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान उस पर कब्जा किए हुए है। और पाकिस्तान क्योंकि खुद नहीं कुछ कर पा रहा है तो उसको अपने दूसरे पड़ोसी चाइना को लाकर बोला है आप यहाँ के रिसोर्स का दोहन करिए। साथ ही साथ इसमें ऐसी भी खबरें हैं कि पाकिस्तान सरकार द्वारा कब्जे वाले जो गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र हैं और उसका खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र है उसमें चीनी फर्मों को सोने, यूरेनियम और मोलिब्डेनम का खनन करने के लिए 2000 से अधिक पट्टे अवैध रूप से उन्होंने दे दिए हैं। तो जिसकी बात कर रहे हैं पाकिस्तान का मैप वही देखें जो आपने भी देखा, ये तो गिलगित बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र है और ये जो है खैबर पख्तूनख्वा वाला क्षेत्र है, ये वाला जो बात की जा रही है इसकी बात की जा रही है। इस पर भी उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे सोना, यूरेनियम और मोलिब्डेनम को जो माइनिंग करने का अधिकार चाइना को दे दिया है। ये भारत की चिंता है कि इसको चाइना इसमें आ रहा है, इंटरफेयर कर रहा है, जबकि ये हमारे संप्रभु क्षेत्र है। तो आइए बात करते हैं कि यूरेनियम के बारे में इतना क्यों फोकस किया जा रहा है, कि आखिर चिंता क्या है। तो देखते हैं आखिर यूरेनियम होता क्या है और उसका उपयोग क्या होता है, इसको कैसे एनरिचमेंट करते हैं, क्या तकनीक है। तो ये यूरेनियम ही प्राकृतिक रूप से मिट्टी में, चट्टानों में, पानी में ऐसे जगहों पर पाया जाता है जहाँ पे कंसंट्रेशन कम होती है और कॉमर्शियल रूप से यूरेनियम युक्त खनिजों से इनको निकाला जाता है। अगर देखें तो यूरेनियम जब पत्थर से या मिट्टी से निकाला जाता है तो कुछ इस तरीके के दिखाई पड़ते हैं। इसका यूज की बात की जाए तो यूरेनियम जिसमें एक चांदी के भूरे रंग की धातु भी उपस्थिति होती है, मुख्य रूप से ये जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और उसमें क्या होता है, क्योंकि इनके अंतर्गत परमाणु गुणों की अद्वितीय क्षमता पाई जाती है, इसलिए क्या करते हैं जहां तक परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में इसका यूज किया जाता है।
इनके अंदर जो आपने बताया रेडिएशन जो चिकित्सा होती है, अभी बहुत सा आपने देखा होगा, जब कैंसर वगैरह होता है उसमें उसमें जो थेरेपी की जाती है रेडिएशन द्वारा, उसके उपयोग हेतु जितनी भी जो मेडिकली जो प्रोसेस है उनमें रेडिएशन के खिलाफ इस ढाल के रूप में इसको और रेडियोधर्मी सामग्री के परिवहन के दौरान भी नष्ट यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है कि जब भी रेडिएशन आती है, यूरेनियम क्या करता है, एक तो रेडिएशन निकालता है, दूसरा क्या सामने वाले रेडिएशन को रोकने का भी कार्य करता है। ढाल जिस सामने रेडिएशन आ रही है इसकी ढाल लगा दो यूरेनियम की, तो उसको रोक लेता है। जैसे अगर कहीं से रेडिएशन आ रही है और सामने यूरेनियम की दीवार को उसके क्या टकरा के भाई रोक देगा। एक तो इसमें यूज करते हैं। दूसरा क्या होता है, जब भी आपको ऐसे रेडियो एक्टिव जो मटेरियल है उसको आप जब भी ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसमें जो बचा हुआ यूरेनियम है उसका यूज किया जाता है। साथ ही साथ ये खुद ही रेडियोधर्मी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, फिर भी इसमें क्या होता है, पदार्थ है, यूरेनियम का जो हाई डेंसिटी है इसे विकिरण को रोकने के लिए प्रभावी बनाती है। खुद ही रेडिएशन निकालता है, लेकिन इसकी डेंसिटी है होने के कारण सामने से आने वाली जो रेडिएशन को रोकने में वर्क करता है, इसलिए इसको वहां पे यूज किया जाता है। और इसकी हाई डेंसिटी के कारण ही इसमें जो विमान होते हैं और जितनी भी इंडस्ट्री जो मशीनरी है उसके काउंटर वेट के रूप में इसको किया जाता है, यूज किया जाता है। तो ये मजबूती प्रदान करता है उनको। अगर भारत में देखें यूरेनियम का खनन कहाँ कहाँ होता है, तो आप मैप के द्वारा समझिए। तो भारत में प्रमुख क्षेत्र राजस्थान में कहाँ है, अरावली का जो पहाड़ी इलाका है यहाँ पे है, ठीक है। बाकी महिमा बेसिन कहाँ है, ये कर्नाटक में मेन ये वाला है। यहाँ पर कोडप्पा ये यहाँ पाया जाता है, आपको देखिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। यहाँ पर लंबापुर, पेड्डा घाटू, चेरिनल, तुम्बीपल्ले इलाकों में इसको पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंदर, तो छत्तीसगढ़ बेसिन में इसको यहाँ से इसको निकाल खनन किया जाता है। और इम्पोर्टेंट आप देखिए झारखंड में जो यहाँ पे छोटा सा इलाका ये दिखाई पड़ा है, ये कौन सा है, सिंहभूम ट्रस्ट बेल्ट झारखंड में। यहाँ से सबसे ज्यादा यूरेनियम भंडार निकलते हैं। इसमें जादूकोंटा, भटीन, नेवरपाला, तुम्बरदी, यहाँ पे इसको यहाँ से इनका खनन किया जा रहा है। और नया यहाँ पे बगजाता, बंदागोरंग, मोहदल इसमें और जगह मिल रहे हैं। अगर आप मेघालय में भी देखें, यहाँ पर भी छोटे स्तर पर मेडॉक बेसिन इन मेघालय में भी क्या किया जाता है, इसका खनन किया जाता है। तो ये मेजर यूरेनियम प्रोविंस ऑफ इंडिया, ये जो मैंने आपको बताया इनको आप देख लीजिए। खासकर इंपॉर्टेंट ये है और खास ये वाला भी है, सिंहभूम वाला इलाका झारखंड का। तो भारत में यूरेनियम के निक्षेप धारवाड़ के चट्टान पाए जाते हैं। ये वाली जो कुटप्पा की ये संरचना है यहाँ पे इसमें पाए जाते हैं। धारवाड़ की संरचना ये वाली है, यहाँ पर इसको पाया जाता है। ये सिंहभूम कॉपर बेल्ट झारखंड के साथ होता है, जो आपने देखा ये मैंने सिंहभूम होता है। तो ये धारवाड़ संरचना है, इधर नीचे कोडप्पा है। इसके अलावा ये राजस्थान के उदयपुर, अलवर और झुंझुनू जिले जो अरावली पर्वतीय क्षेत्रों में आते हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले, महाराष्ट्र के भंडारा जिले और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भी यूरेनियम को भंडार पाए गए नीचे पाए जाते हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना कुछ हिस्सों में शेषचलम जंगल और श्रीशैलम, जो कि आंध्र के दक्षिणी किनारे से तेलंगाना के दक्षिणी किनारे तक के क्षेत्र को बोला जाता है, के बीच महत्वपूर्ण मात्रा में भंडार खोज की गई है। कहाँ पे, कुटप्पा में है। ध्यान रखिए इन चीजों का करके कभी कभी आता है किस राज्य में स्थित है, शेषचलम और श्रीशैलम ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बाउंड्री पर स्थित है। तो आइए देखते हैं कि आखिर इसमें बात कही गई है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, यूरेनियम तो है, इसको क्या कर रहा है, एनरिचमेंट कर रहा है, उसका संवर्धन कर रहा है। तो देखते हैं कि एनरिचमेंट के प्रोसेस क्या होता है। साइंस कई टर्म है, साइंस में आपको समझने को मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको मैं एक लेमन भाषा समझाने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें समझ लेंगे कि यूरेनियम में क्या होता है। ये क्या है, एक बहुत ही रेयर पाए जाने वाला एलिमेंट है। और इसमें क्या होता है, इसमें रेडियो एक्टिव या रेडियोधर्मी इसमें गुण पाए जाते हैं। इसके आइसोटॉप होते हैं यूरेनियम के। इसमें एक इंपॉर्टेंट है U235 है, उसका संवर्धन किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है, जो निम्न संवर्धन स्तरों पर परमाणु रिएक्टरों को शक्ति प्रदान करने और उच्च स्तर पर परमाणु बमों को ईंधन देने के लिए किया जाता है। मतलब कि जो U235 है इसके दो यूज हैं। पहला यूज क्या है, जो परमाणु रिएक्टर है वहां पे क्या करता है, परमाणु रिएक्टर में जो एनर्जी चाहिए होती है उनको चलाने के लिए, टरबाइन को घुमाने के लिए, वहां पे तो ये जो लो संवर्धन वाला होता है उसका यूज किया जाता है। सॉरी। तो इसलिए क्योंकि हाई संवर्धन हो रहा है तो उसका यूज कहाँ करते हैं, जो परमाणु बमों को यूज बनाने में जो ईंधन चाहिए होता है उसका इसमें यूज करते हैं। इसलिए क्या करते हैं, जहां जहां भी हाई एनरिचमेंट यूरेनियम का यूज किया जा रहा है, इसका मतलब सीधा पता चल जाता है कि वो देश परमाणु बमों को ईंधन के लिए यूज करने के लिए यूरेनियम का संवर्धन कर रहा है। इसलिए आपने ईरान के बारे में देखा होगा कि बार बार इजराइल और अमेरिका उस पर आरोप लगाते रहते हैं। तो ये जो ईरान के डील को कैंसिल करते रहते हैं उस पर आरोप लगाए रखते हैं, आर्थिक प्रतिबंध लगाते हैं ईरान पे। क्यों, क्या होता है वहां पर, इसी यूरेनियम का वो हाई एनरिचमेंट करने की कोशिश करता है। और जब जब ये हाई एनरिचमेंट करने की कोशिश करता है तो ये आपको पता होना चाहिए, जब भी हाई एनरिचमेंट होगा तो उसका यूज क्या किया जाएगा, बमों को बनाने किया जाएगा, परमाणु एटॉमिक बम बनाने के लिए यूज किया जाएगा। इसलिए उस पर रोक लगाई जाती है। यूरेनियम संवर्धन यानी एनरिचमेंट का लक्ष्य होता क्या है कि यूरेनियम 235 आइसोटोप है, इसके जो परसेंटेज है उसके स्तर को बढ़ाना है, जो अक्सर सेंट्रीफ्यूज के उपयोग के माध्यम से किया जाता है। मशीनों को उच्च गति पर जो सेंट्रीफ्यूगल तरीका है, अपरस्कृत जो यूरेनियम होता है उसको एक स्पिन किया जाता है, उसमें यहाँ पे एनरिचमेंट किया जाता है।
मैं आपको कोशिश करता हूँ, सपोज के लिए एक बोतल टाइप का मान लीजिए उसमें लगा हुआ है, कोई संयंत्र है एक बोतल टाइप का, उसके नीचे क्या लगा है, एक मोटर लगा है, बहुत तेजी से वो घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है ऐसे करके, और वो ऊपर ही पूरे हिस्से को घुमा रहा है, ठीक। तो उसमें क्या है, ये रोटेटर लगा हुआ है, और उसके जो बीच में आप करिए कि उस बोतल के बीच में भी एक प्लेट रखी है, उस प्लेट के अंदर भी रोटेटर लगे हैं घुमाने वाले, कि एक तो नीचे से ये वाला हिस्सा घूम रहा है, ये देखिए आप, और ये पूरे इस तरह को इसे घुमाया जा रहा है, नीचे मोटर पूरा लगा हुआ है। तो ये पीला जो आप पट्टी देख रहे हैं, इसमें क्या किया गया है, लो इनरिच जो यूरेनियम है उसको इसके अंदर डाला जाता है, और इनके रोटेशन के द्वारा क्या होता है, जो रोटेटर लगे होते हैं वो क्या करते हैं, इस मोटर के माध्यम से इसको घुमा के हाई जो इनरिच यूरेनियम है उसके द्वारा इसको बनाकर उसको बाहर निकालते हैं। इसमें होता क्या है, तो इसमें क्या करते हैं, यूरेनियम जो अंदर डाला जाता है वो क्या करता है, इसको घुमा घुमा के इसमें क्या करते हैं, गैस में इसको कन्वर्ट कर देता है, जो कि क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज की आप टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या करते हैं, बहुत तेज घुमाते हैं, और जो अंदर जाके यूरेनियम क्या होता है, घूम घूम के टुकड़ों में होकर गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर क्या, जब कन्वर्ट होता है तो धीरे धीरे क्या होता है, जो यूरेनियम के जो भारी जो सिस्टम निकलता है, वो भारी कण होते हैं जो गैस के, वो क्या होते हैं, नीचे बैठना स्टार्ट कर देते हैं, और दीवार के किनारों में लग जाते हैं, और सेंट्रीफ्यूज कैन बी टेकन ऑफ, उसको बंद कर दिया जाता है। ऐसे प्रोसेस को बार बार कई बार किया जाता है, बार बार उसमें घुमाया जाता है, यूरेनियम के जो भारी पदार्थ हैं दीवारों पर चिपकते रहते हैं, और कुछ समय बाद क्या होता है, जो हायर यूरेनियम का रेशियो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, यूरेनियम का एनरिचमेंट करना। इसमें क्या होता है, विश्व के अगर ज़्यादातर रिएक्टरों की बात की जाए, वो इसको ईंधन के रूप में यूज करते हैं, जो कि दैट कंटेन्स एटलीस्ट 3% ऑफ दीज लाइटर एटम्स, इनको 3% हल्के एटम्स का यूज करता है। फॉर यूज इन बॉम्ब द यूरेनियम मस्ट बी मोर देन 90% इन विच, अगर आपको इसमें बॉम्ब यूज करना है तो जो भारी पदार्थ है वो 90% से ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर आप इसको ऐसे समझिए कि क्या होता है, यूरेनियम के टुकड़ों को क्या किया जाता है, उसको गैस में कन्वर्ट करने के लिए इसके अंदर डाला जाता है, उन्हें घुमाया जाता है बहुत तेज। जैसे आपने देखा होगा दही को, आप जब भी अगर आप गाँव में अगर आप रहे हैं, अगर आपने देखा है, तो मटकी के अंदर दही रखते हैं, और दही को क्या करते हैं, आपको एक घुमाने वाला होता है, रही होती है, जो भी आप समझिए एक जो कन होता है वो बहुत तेजी से घुमाता है, जो रही उसको, दही को, तो जो उसे मथना बोलते हैं, जब दही को आप मथते हैं तो होता है क्या, उसमें सेंट्रीफ्यूगल तकनीक लगती है। तो आपने देखा होगा इसमें क्या होता है, दही से क्या होता है, जो कंडेंस जो भारी पदार्थ होता है वो धीरे 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 करके साइड से इकट्ठा होने लगता है, दीवारों साइड से इकट्ठा हो जाता है, और उसी को बाद में आप छान के आप हाथों से निकाल लेते हैं, वो क्या मक्खन मिल जाता है आपको। वैसे ही यूरेनियम क्या होता है, इसके हल्के पदार्थ को डाला जाता है, इसको बहुत देर तक घुमाया जाता है, तो उसके भारी पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, दीवारों पर चिपक जाते हैं, साइड धीरे धीरे इकट्ठा हो जाता है, उनको निकाला जाता है। वो जो भारी पदार्थ होते हैं वो क्या होता है, हाई इंड यूरेनियम होता है, उसका यूज हम क्या करते हैं कि जो एटॉम बम है उसको बनाने में करते हैं, ये इसमें टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। आइए बात करते हैं पार्कर सौर प्रोब के बारे में। तो नासा का ये एक क्या है, ये आपका ये अंतरिक्ष यान है, तो उसको नासा ने लॉन्च किया है। तो अगर टॉपिक का लिंक देखें तो अंतरिक्ष में जागरूकता से संबंधित इसमें टॉपिक है। तो इसमें एक नंबर क्वेश्चन आता है कि पार्कर सौर सौर प्रोब जो है वो किसने लॉन्च किया, वो नासा ने किया है। तो इन्होंने क्या है बोला है, इन्होंने वहाँ पे ये देखा है कि उन्होंने बादल की तीन धूल की उसकी पॉपुलेशन वहाँ पे मिली हुई है, जिसको हिंदी में कन्वर्ट इसका आबादी हुआ। तो यहाँ पे क्या होता है, इन्होंने देखा कि जो सूर्य के जो उल्कापिंड होते हैं, तो जैसे कोई उल्कापिंड है जो उनके छोटे छोटे टुकड़े हैं जिसको ग्रेन्स बोला जाता है, तो अधिकांश जो ग्रेन्स होते हैं वो धीरे धीरे सूर्य की ओर खींचे जा रहे होते हैं, और सब क्या होता है, जैसे बादल बने बाहर ऊपर धूल के बादल हैं, तो छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल हैं, जैसे ये आपका ये रहे सन है, ठीक, तो इधर छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल हैं, तो ये क्या करते हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं, ये सर उनकी ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से सूर्य की तरफ खींचे चले जाते हैं। फिर क्या होता है, जब ये उस तरफ जा रहे होते हैं तो ये क्या होते हैं, छोटे टुकड़े क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, टकराना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये बीटा उल्कापिंड के दबाव में सभी दिशाओं में सौरमंडल के बाहर धकेल दी जाते हैं, तो क्या होता है, टूट टूट के और छोटे बन जाते हैं। तो तब क्या होता है कि इसमें जो बीटा उल्कापिंड है, सूर्य के प्रकाश के प्रेशर की वजह से क्या होता है, तो सौरमंडल के चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमना चालू कर देते हैं। तो ये सेकंड टाइप के धूलकण बन गए। तीसरा क्या होता है, ये तब बनते हैं जब धूमकेतु मलबे की एक ट्यूब पहली दो आबादी अनाज जो ग्रेन से टकराती है, एक विशिष्ट स्ट्रक्चर के आकार में बिखर जाते हैं कि अब ये एक तो ये बाहर वाले बड़े बड़े आकार समझ ये थे, अभी छोटे छोटे ऐसे घूम रहे हैं। अब ये पहले दूसरे टकराते हैं तो क्या होता है, फिर छोटे छोटे ऐसे पतले पतले जैसे बन जाते हैं, वो तीसरा होता है। तो इस तरह से एक पहला, फिर दूसरे और तीसरे टाइप के कण चारों तरफ घूमते रहते हैं। इन्हीं को क्या बोला गया कि थ्री पॉपुलेशन वाले धूल कण बादल वहां पे पाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं पार्कर सौर प्रोब मिशन के बारे में, तो ये पार्कर सौर प्रोब मिशन की सोर्स उसमें नाम सोलर, उसमें सोलर प्रोब है। तो ये क्या करता है, सूर्य के लिए अध्ययन के लिए इसको लॉन्च किया गया है। इसके बारे में नासा के ऐतिहासिक पार्कर सौर प्रोब मिशन का कार्य क्या है, सूर्य के बारे में हमारी समझ को जो विकास करेगा और उसमें नई क्रांति लाएगा। इससे क्या होगा कि सूर्य जहाँ बदलती स्थितियां हैं, तो सूर्य में जो स्थितियां बदलेंगी उसका पृथ्वी पर और दुनिया को कैसे प्रभाव पड़ेगा, सौरमंडल कितना फैलेगा, क्या होगा, उसके बारे में जानकारी हमें देगा।
तो इसको ये क्या करता है, ये सूर्य के वायुमंडल के माध्यम से यात्रा करता है, उसके एटमॉस्फेयर में घुसकर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है। सूर्य जो आपको दिन में आपको दिखता है, पास से जाने पर क्या है, आपका गोला है, आपको इस तरह दिखिए, यहाँ पे पूरा लिक्विड फॉर्म में एनर्जी है। ये यहाँ पे ऐसे क्या करते हैं, 2 हाइड्रोजन जुड़ते रहते हैं, तो फ्यूज होता रहता है, और उसमें क्या होता है, नहीं बहुत सारी एनर्जी निकलती रहती है। इससे पहले किसी भी अंतरिक्ष यान की तुलना में ये इतना सतह, सूर्य की सतह करीब कभी नहीं गई, इतना ये जा रहा है ये विमान, क्योंकि इसमें वहां पर बहुत अधिक गर्मी है और रेडिएशन बहुत ज्यादा निकलता है, इसके सामना करना पड़ता है। तो अब क्या होगा, क्योंकि ये उसके अभी तक एकदम पास तो नहीं गया है, लेकिन फिर भी अभी तक जितने यान गए उनमें से सबसे पास ही जा रहा है। तो इस पे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे इस जो तारा है, सूर्य तारा, इसके बारे में हमें जानकारी जो पास से अवलोकन करने का, उसको स्टडी करने का मौका मिलेगा, इस मिशन के इस फायदा होगा। अगर हम इसके सोलर प्रोब मिशन की बात की जाए, तो सूर्य के वायुमंडल के रहस्यों को उजागर करने के लिए पार्कर सोलर प्रोब लगभग 7 वर्षों में 7 फ्लाई बाई के दौरान सूर्य के ग्रेविटेशन का उपयोग करके धीरे धीरे अपनी कक्षा को सूर्य के करीब लाएगा, क्योंकि सूर्य ग्रेविटेशनल फोर्स अटैक करेगा, तो धीरे धीरे वो सूर्य की तरफ जाने की कोशिश करेगा। साथ ही साथ ये अंतरिक्षयान सूर्य के वायुमंडल के माध्यम से हमारे तारे की सतह के लगभग 3.9 मील के करीब बुध की कक्षा के भीतर और किसी भी अंतरिक्ष यान की तुलना में 7 गुना लगभग अधिक करीबी से इसको इसको स्टडी करने में फायदा मिलेगा। और बताना चाहिए, सूर्य के सबसे पास ग्रह है बुध, तो उसके और पास, उससे भी और निकट जाके सूर्य की कोशिश करेगा, क्योंकि अब आके एकदम पास तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कितने पास जा सकते हैं, वहां पे जाके स्टडी करने का मौका मिलेगा। इसका उद्देश्य क्या है कि जो सौर कोरोना मतलब क्या होता है, जो आप देखिए बाउंड्री जो होता है, इसको रहता है सन कोरोना। तो सौर कोरोना और सौर पवन को गर्म करने और तेज करने वाली ऊर्जा के प्रवाह का पता लगाएगा, कैसे ये सोलर विंड इतनी गर्म होती है, उनका प्रवाह कैसे होता है। तो सन से जब गर्म गर्म लपटें निकलती हैं, उसको क्या बोलते हैं, सोलर विंड बोला जाता है। तो ये आप देखिए, ऐसे ये चारों तरफ, जैसे आप गर्मी में देखिए ये पूरा गर्म क्यों हो जाता है, सोलर विंड आती है। और जो यहाँ पे जो किसी ग्रह से जो विंड निकलती है, उसको प्लेनेटरी विंड बोला जाता है, जो कि लगभग नियरली 100 टन पर डे होती है। सौर की अगर बात की जाए, सौर हवा के जो सोलर विंड है, उसके स्रोतों में प्लाज्मा और मैग्नेटिक जो एरिया फील्ड है, उसकी संरचना और गतिशीलता का निर्धारण कर सकने में इसमें फायदा मिलेगी, कि सोलर विंड कैसे निकलती है, क्या उसकी संरचना होती है, इसको आप डिसाइड कर पाएंगे। साथ ही साथ ये उन सिस्टमों का जो इनोवेशन करने जो ऊर्जा कणों को गति और प्रवाहित करते हैं, उनके बारे में इसकी जानकारी हमें मिलेगी इस मिशन के द्वारा। कितने भी इसमें जो हाई एनर्जी लिए होते हैं, हाई टेम्परेचर लिए होते हैं, उनमें कहाँ से स्पीड आती है, उनका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, इसके बारे में समझने में हमें आसानी होगी। आइए बात करते हैं G33 मिशन के बारे में। तो G33 ग्रुप के बारे में। तो जी मतलब ग्रुप हो गया, तो 33 देशों का पहले ग्रुप बनाया गया था, बाद में और भी देश बन गए हैं। तो इसमें क्या, कृषि में विशेष उत्पादों वाले जितने मित्र हैं वो इसमें मिले हुए हैं। जहां तक विकासशील देश हैं, इनका ये गठबंधन है G33। क्वेश्चन आता है G33 किन देशों का ये एक ऑर्गेनाइजेशन ये है, विकासशील देशों का, ऐसे देश जो भी क्या कर रहे हैं, विकास की अवस्था में। जिससे 2003 में कैनकन मंत्रिस्तरीय सम्मेलन, जो कि मैक्सिको है, मैक्सिको कहाँ पे, यूएसए के दक्षिण में है, उससे पहले इसको स्थापित किया गया था। जिसने विश्व व्यापार संगठन वार्ता के दोहा कतर में की राजधानी है, कतर कहाँ है, या अरेबियन कंट्री है, के दौरान विशेष रूप से कृषि संबंधित जितने भी जो बातें होंगी उनके समन्वय के लिए G33 का गठन किया गया। तो ये गठन है कृषि संबंधित क्षेत्रों के लिए। इसमें प्रेजेंट टाइम में 47 सदस्य इसके मेंबर अभी हैं। इसके समूह के पास विश्व व्यापार संगठन वार्ता से संबंधित कृषि के संबंध में जितनी भी रक्षात्मक चिंताएं की जा रही हैं, वो इसमें शामिल की गई हैं। साथ ही साथ विकासशील देशों के लिए आवश्यक बाजार खोलने की डिग्री को सीमित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। मतलब क्या है कि आपको पता चाहिए, जितने भी जो डेवलप्ड कंट्री हैं, वो क्या करते हैं, अपने देशों में वो अच्छी खासी सब्सिडी देते हैं संयंत्रों के ऊपर, बिजली के ऊपर, खाद पानी के ऊपर। तो उससे होता क्या है, उनकी लागत कम हो जाती है और वो सस्ते दामों पर हमारे देश में आकर चीजों को बेच सकते हैं, क्योंकि हम भी विकास कर रहे हैं और हमारे यहाँ पे भी लागत उच्च है। तो अगर हमने विदेशों के लिए मार्केट खोल दिए, तो सस्ते दर पे बाहर का अनाज हमें मिलना चालू हो जाएगा। जैसे आपने देखा, चाइना का जितना सामान है वो सस्ते दर पे मिलता है, उसी तरीके से फिर कृषि की जो प्रोडक्शन है वो हमें सस्ते दर पे मिलेगी। तो हमारा जो लोकल किसान है उसको क्या होगा कि उसको वो अपना सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो कहीं ना कहीं उसे हाथ धो लेगा अपने व्यवसाय से। इसलिए इसको रोकने की कोशिश कर रही है समूह। आप ऐसा मान लीजिए, अगर विदेशों के लिए हमने दूध के क्षेत्र खोल दिए, तो दूध हमें 12 से 15 रुपए लीटर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सोचिए जो यहाँ के किसान है उनको कितना घाटा हो। आपको ऐसा लग सकता है कि इतना सस्ता दूध आने दीजिए, लेकिन जो, क्योंकि हम 70% की आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के ऊपर निर्भर है। अगर कृषि वालों को हमने अगर सही से व्यवसाय में उनको सुरक्षा नहीं दे पाई, तो ये हमारा देश की अर्थव्यवस्था पूरी डगमगा जाएगी। इसी के लिए लोग, ये देश चाहते हैं कि इनको सीमित दर से धीरे धीरे से वर्ल्ड के लिए पूरे किसी देश के दरवाजे खोले जाएं। समूह ने विशेष उत्पाद छूट के निर्माण की वकालत की है कि आप स्पेशल उनको प्रोडक्शन करते हैं, उसमें आपको छूट प्रदान करते हैं, जो कि विकासशील देशों को
कुछ उत्पादों को टैरिफ कटौती से छूट देने की अनुमति देगा और विशेष सुरक्षा तंत्र भी होगा जो आयात वृद्धि के जवाब में टैरिफ वृद्धि की अनुमति देगा। मतलब क्या होता है कि अभी बोले कि आप ग्लोबलाइजेशन में अपना पूरे मार्केट खोलिए, ओपन करिए, तो उन्होंने, क्योंकि उनके यहाँ पे लागत कम है, उनकी टेक्नोलॉजी अच्छी है, सब्सिडी उन्होंने अच्छी दे रखी है, वहाँ पे स्किल लेवल अच्छी है, तो जो चीज़ें मान लो हमारे यहाँ पे अगर कोई चीज़ बन रही है 100 रुपये में, उन्होंने बना के दे दी 70 रुपये में, तो हम वो चीज़ खरीदेंगे, तो हमारा जो है जो लोकल मार्केट होगा वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, और इस कहीं ना कहीं भारत जो देश की अर्थव्यवस्था होगी वो डगमगाएगी। इसलिए उन्होंने बोला है कि आप जब भी कोई चीज़ अगर 70 रुपये चीज़ लाएंगे तो हमें आप छूट दीजिए, कि उन पर टैक्स लगा के उनको भी 100 कर दें, जिससे कि स्थानीय जो कारोबारी हैं उनको भी राहत मिले, इंडस्ट्री जो भी है उनको बचाया जा सके। भारत भी इस समूह का सदस्य है, ये आप ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं हम्बोल्ट पेंगुइन के बारे में। पिछले हफ्ते क्या हुआ है, मुंबई के भायखला चिड़ियाघर में इस साल 2 नए हम्बोल्ट पेंगुइन चूजों को शामिल करने की घोषणा की गई है। दोनों भायखला चिड़ियाघर के 7 वयस्क हम्बोल्ट पेंगुइन में शामिल होंगे, 7 यहाँ ऑलरेडी हैं, तो 2 को और शामिल इसमें किया जाएगा। तो कहाँ लाए जाएंगे, भायखला चिड़ियाघर जो कहाँ है, मुंबई में, ध्यान रखना महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। तो कभी भी आता है भायखला चिड़ियाघर, किसके लिए है, वो पेंगुइन के लिए। ये हम्बोल्ट पेंगुइन है। हम्बोल्ट पेंगुइन को देखा जाए तो इसमें 17 प्रजातियों में से एक ही मध्यम आकार की प्रजाति है, इसमें 17 टाइप के इसमें पाए जाते हैं हम्बोल्ट पेंगुइन, उसके एक प्रजाति ये है। तो इसमें इसकी ऊंचाई अगर देखा जाए तो इसकी ऊंचाई लगभग 2 फीट से अधिक होती है। साथ ही साथ इस प्रजातियों में सम्राट जो पेंगुइन होता है वो सबसे बड़ा होता है, उसकी ऊंचाई लगभग 4 फीट तक हो सकती है, उससे अधिक होती है। हम्बोल्ट पेंगुइन, क्योंकि एक आपने अगर जब साउथ अमेरिका का अगर आप नक्शा देखेंगे, लगभग इस तरह का जो नक्शा है साउथ अमेरिका का, तो इस साइड में चिली और पेरू है, उसके तटों पर पाया जाता है, वहाँ का स्थानिक जीव है, इसलिए उनका नाम रखा गया है हम्बोल्ट। ये पेंगुइन इनका हम्बोल्ट से नाम रखा गया है। उनके आवास जो आपको पता चाहिए कि दक्षिण जो अमेरिका है उसके पश्चिम में एक धारा बहती है पानी की, उसको बोलते हैं हम्बोल्ट धारा, जो कि ठंडी जलधारा है, उसी के नाम को देखते हुए महासागरीय जलधारा के नाम को उसको हम्बोल्ट पेंगुइन कहा गया कि वहीं पाई जाती है। अगर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का अगर देखें रेड लिस्ट निकालती है, उसमें इनकी स्थिति की बात की जाए, इसको कमजोर रूप में वर्गीकृत किया गया है। आइए बात करते हैं एक स्टेबल कॉइन के बारे में, देखते हैं क्या होता है। तो एक जो स्टेबल कॉइन है या स्थिर मुद्रा है, एक प्रकार की क्या क्रिप्टो करेंसी है, जैसे बिटकॉइन टाइप का है, जो आमतौर पर जो मौजूदा सरकारें द्वारा इसको क्या है समर्थित मुद्रा से जुड़ी हुई होती है, मतलब कि स्टेबल कॉइन ऐसी होती है जिसको क्या होता है जो सरकारें उनको मान्यता देती है। तो अभी आप देखिए जो जैसे डॉलर है उसके लिए यूएसडी कॉइन है, जेमिनी डॉलर है, पॉक्सोस है, ट्रू यूएसडी है, थेथर है, टेथर है, और ये कॉइन है। तो बाकी ये सब क्या है स्टेबल कॉइन है, तो आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि फ्यूचर के ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर की करेंसी है, तो उसको आप देखिए कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ जाता है स्टेबल कॉइन के बारे में बताइए, या पहली स्टेबल कॉइन वगैरह क्या है। तो वर्तमान में मौजूदा दर्जनों स्थिर जो स्टेबल सिक्के हैं उनमें से अधिकांश क्या है डॉलर को अपना बेंचमार्क संपत्ति के रूप में उपयोग करते हैं, लेकिन कई और भी जो स्टेबल कॉइन है वो क्या यूरो और एन जो कि जापान की मुद्रा है, जैसी सरकारों द्वारा जारी भी की गई हैं, और अन्य फिएट मुद्राएं भी इसमें क्या है जुड़ी हुई हैं। इससे इसका नतीजा ये होता है कि बिटकॉइन और एथेरियम जैसी जो हाई प्रोफाइल क्रिप्टो करेंसी है, ये क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन और एथेरियम, इसके विपरीत क्या होता है, ये स्थिर शेयरों की कीमत में बहुत कम उतार चढ़ाव होता है, जो अचानक उतार चढ़ाव के लिए प्रबल होता है, उसमें क्या किया जाता है, इनको यूज किया जा रहा है ये स्टेबल कॉइन को। स्टेबल कॉइन क्या होते हैं, ये उपयोगी इसलिए होते हैं क्योंकि वे लोगों को बिटकॉइन जैसे निवेश के रूप में कार्य करने वाली क्रिप्टो करेंसी से अधिक निर्बाध रूप से लेन देन करने की अनुमति देते हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी थोड़ी महंगी, बिटकॉइन थोड़े महंगे हैं, और इतना इजीली तरीके से उनका आप क्या कर सकते हैं, लेन देन नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए आप स्टेबल कॉइन का यूज कर सकते हैं। वे पुरानी दुनिया के पैसे और नई दुनिया के क्रिप्टो के बीच एक सेतु का कार्य करते हैं, मतलब जो पहले सिक्के चल रहे हैं, जो क्रिप्टो करेंसी चल रही है बिटकॉइन वगैरह, उसके बीच में जो इनसे थोड़े हार्ड हैं चलने में और इनसे स्मूथ हैं आपस में लेन देन लेने में, तो स्टेबल कॉइन बात की जा रही है। तो आपको बता दें, अगर क्वेश्चन आता है कि 2014 में पहला जो स्टेबल कॉइन बनाया गया था उसका नाम क्या, उसका नाम है टीथर। ये जो टीथर है ये पहला क्या था स्टेबल कॉइन था, टीथर, ये ध्यान रखिएगा आप। दिल्ली और मुंबई के बीच दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेस बनाया गया जा रहा है। तो ये कहाँ से गुजरेगा, दिल्ली से, हरियाणा से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से और गुजरात से। ये लगभग 1380 किलोमीटर लंबा होगा और 8 लेन वाला एक्सप्रेस होगा। इन शहरों के बीच की जो यात्रा समय है वो लगभग घटाकर ये 12 घंटे कर दिया, जहाँ पहले 24 से 28 घंटे लगते थे, अब वहाँ पे टोटल आपको 12 घंटे लगेंगे। 2023 में इसमें काम ये खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा चलने के लिए। यहाँ पे क्या इसकी खासियत क्या है कि ये 8 लेन एक्सेस वाला ये एक नियंत्रित एक्सप्रेस वे है, जिसको 8 लेन से आप आगे बढ़ाकर 12 लेन एक्सप्रेस तक कर सकते हैं। तो इस एक्सप्रेस वे को आप देखें तो आप इधर देखिए 1 2 3 4 लाइन इधर है, और ऐसे 1 2 3 4 लाइन इधर है, तो 8 तो हो गई, लेकिन इसमें क्या है 2 लाइन इधर 2 लाइन इधर और बढ़ाया जा सकता है, तो 12 लाइनें कर सकते हैं। उसमें एक खासियत देखिए
इसके देखिए जो ऊपर ब्रिज बनाया गया है, तो देखिए ब्रिज के ऊपर क्या किया है, पूरे पेड़ पौधे पूरा लगाया गया है, ऊपर से पता ही नहीं चलेगा आपको नीचे से रोड निकली है। ऊपर जैसा नेचुरल वेजिटेशन था वैसा बनाया रखा गया है, इसकी खासियत है। इसमें क्या है, इसके जो राजमार्ग है इसके दोनों किनारों पर लगभग कितने 20 लाख से अधिक पेड़ और झाड़ियां इसमें लगाई की योजना है, लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसको एशिया में पहला और दुनिया का दूसरा ऐसा ये एक्सप्रेस वे होगा जिसमें वन्य जीवों को आप बिना किसी रुकावट के आवाजाही सुविधा के लिए जानवरों को ओवरपास मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर जानवर इधर कहीं रह रहे हैं वो इधर आ जाएं तो ये क्या आराम से जा सकते हैं, उनको ये ट्रैफिक प्रभावित नहीं करेगा। पहले क्या होता था कि यहाँ पे अगर पुल बन गया तो जानवर यहाँ वाले इधर ही फंस गए, यहाँ वाले इधर फंस गए, लेकिन अब इसमें क्या होगा, एशिया में ये पहले से बन गया है कि जैसे हमारे अपने ब्रिज होते हैं रोड को क्रॉस करते हैं, ऐसे क्या है अब जानवर इधर से जाने के लिए उनके लिए ब्रिज की इसमें व्यवस्था की गई है। ये है दिल्ली से मुंबई तक बना हुआ एक्सप्रेस वे। आइए बात करते हैं जनरल शेरमैन के बारे में। तो जनरल शेरमैन का सुनकर आपको लगता होगा किसी इंसान का नाम है, तो आप गलत है। जनरल शेरमैन किसी इंसान का नाम नहीं है, बल्कि आप ये जो पेड़ देख रहे हैं ये इसका नाम है। उसकी खासियत क्या है, इसमें क्यों शामिल किया गया है, तो जनरल शेरमैन पेड़ मात्रा के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा है ये, और इसको राष्ट्रीय उद्यान के विशालकाय वन सिकोया ग्रोव में मौजूद है इस पेड़ को। हाल ही में अनुमानों के अनुसार जनरल शेरमैन की उम्र लगभग 2200 वर्ष की है। ये जो पेड़ आप देख रहे हैं जनरल शेरमैन, ये कहाँ पे है, ये सिकोया ग्रोव जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क गार्डन है, उसमें से साफ ये है, और अभी तक का ये सबसे लंबा पेड़ है। इस पेड़ को 275 फीट पीसा की झुकी जो मीनार है उससे भी अधिक लंबे की ऊंचाई पर ये खड़ा है, और आधार पर इसका जो नीचे जो डायमीटर है वो 36 फीट है। इतना चौड़ा है जो डायमीटर, ये वाला चौड़ा ये 36 फीट है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 275 फीट है इसकी ऊंचाई। इसका आप नाम रखिए जनरल शेरमैन, ये एक पेड़ का नाम है। ये अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। ये खबरों में इस तरह इस टाइम क्यों है, क्योंकि कैलिफोर्निया के जंगलों में बार बार आग लग रही है, उस आग से इस पेड़ को खतरा उत्पन्न हो रहा है, इसलिए इसमें बात की गई है। तो आज देखिए जो नक्शा आप नीचे देख रहे हैं ये यूएसए का नक्शा है। इसमें जो बात ये वाला जो ये राज्य ये कैलिफोर्निया है, इसी में सिकोआ की बात की जा रही है। इसी के साथ आज के प्रमुख करंट अफेयर उनका एनालिसिस कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर आप उसका पीडीएफ फॉर्म में चाहते हैं तो आप उसको मेल लिखिए, आपको उसके ऊपर उस मेल पे आपको ये सेंड कर दिया जाएगा। और आप अपने पूरे दिन आपको जो मिला है इसको रिवीजन करिए, और फिर मिलते हैं अगले नए कोई भी नए यूट्यूब के वीडियो में। इसमें होगा क्या, आप अपनी कोशिश कर रहे हैं दिन में कम से कम 2 वीडियो डाले जाएंगे, जिससे क्या हो सकेगा, आप एक तो करंट अफेयर करते पढ़ेंगे, दूसरा क्या होगा कुछ स्टैटिक टॉपिक के बारे में या कुछ भी समाज देश में नया हो रहा है उसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। तो इसी तरीके रोचक और अनइंटरेस्टिंग वीडियो को प्राप्त करने के लिए और उन्हें पढ़ने के लिए, जानकारी लेने के लिए आप जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा डिजायर के साथ। थैंक यू।